दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जो चल रहा था, जिसका नाम था वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, उसका पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे मेंडल के कार्य, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के प्रयोग और मेंडल से जुड़ी अन्य बातें, मेंडल की शब्दावली, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा उतना हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कृपया लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चुनाव किया था। मेंडल के कार्यों की बात कर रहा है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेंडल की जीवनी और मेंडल के की कुछ बातें जुड़ी हुई की थी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उद्यान मटर जो होती है उसको पाइसम सटाइवम कहते हैं वैज्ञानिक नाम। इसको मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना। मेंडल ने क्यों चुना? आप देखिए, मेंडल ने 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, यानी 34 लक्षण लिए और इन 34 में से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। एक समय पर केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, मतलब 34 लक्षण उसने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो कि एक दूसरे के विपरीत थे। जैसे लंबा बोना, लंबे के विपरीत बोना हो गया, तने की ऊंचाई है ये, ठीक है। इस प्रकार उसने 34 लक्षण, विपर्यासी लक्षण कलेक्ट कर लिए। उनमें से 34 में से 7 विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए और एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये 7 लक्षण इस प्रकार हैं, देखिए आप। तो 7 लक्षण है। पहला लक्षण है तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई कैसी है? तना लंबा है या बौना है। दूसरा उसने चुनाव किया फूल का रंग। फूल का रंग बैंगनी है या सफ़ेद है। तीसरा उसने चुनाव किया फूल की स्थिति। स्थिति अक्षीय या अंत्य है। फली का आकार उसने चुना, यानी फली का आकार फूला है या सिकुड़ा है, यानी फली कैसी है, या तो फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। फली का रंग उसने लिया हरा है या पीला है। बीज का आकार उसने लिया गोल है या मुरझाया या झुर्रीदार भी बोलते हैं इसे, गोल या झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा है? पीला या हरा। ये 7 लक्षण उन्होंने लिए। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, इतने पूछे नहीं जाते लेकिन आपको फिर भी याद करना। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये थे मेंडल के कार्य। अब है अगला टॉपिक मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, सफलता के कारण में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यह पहली सफलता का कारण था। मतलब कई वैज्ञानिक थे आए थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, नोडिन, इस प्रकार कई वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अनुवांशिकी पर प्रयोग ज़रूर किए थे, लेकिन उन्होंने तंबाकू के पौधे का चयन किया, जिससे एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो असफल हो गए। लेकिन मेंडल ने क्या किया? एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधों का चयन, यानी जो जेनेटिक्स रूप से शुद्ध पौधे हैं उनका ही चयन किया, यानी जो अपने जनक के समान लक्षण रख रहे हैं, ऐसे ही पौधों का चुनाव किया। मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों का चयन किया, जो कि एक वर्षीय पौधा है, यानी कम जीवन चक्र में, यानी इसका जीवन चक्र छोटा होता है तथा एक साथ कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए इसने मटर के पौधे का चयन किया। और मटर के पौधे में मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं, यानी बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो एक साथ सभी पीढ़ियों का अध्ययन संभव है, इसलिए। तथा तंबाकू का जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है। जीवन काल छोटा होने के कारण एक साथ कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया और इसी कारण वो सफल रहा। इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है संकरण तकनीक। मेंडल की जो संकरण तकनीक थी वो बहुत शानदार थी। मेंडल ने क्या किया वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ी सी बात अभी आपको बता देता हूँ। मेंडल ने क्या किया कि जब उन्होंने संकरण करवाया, तो जैसे 2 पौधों के बीच संकरण करवाया, जैसे मैं मान लो यहाँ पर ए और बी, ए क्रॉस बी, यानी ये 2 पौधे, मान लो ए पौधा है नर और बी पौधा है मादा। इन दोनों के बीच में जब उसने क्रॉस करवाया तो वहाँ पर और भी पौधे प्रेजेंट होंगे, सी भी होगा, डी भी होगा, मान लो सी भी होगा, डी भी होगा। तो उसने क्या किया, इन दोनों पौधों को थैली से कवर अप कर दिया। क्या कर दिया? थैली से कवर कर दिया, क्योंकि आपको पता है ए पौधा नर पौधा है,
इससे इसमें क्या बनेंगे, परागकण, पोलन ग्रेन बनी। परागकण बनेंगे तो वो बी के साथ जाएंगे, बी के पास, वो किसी भी पौधे के साथ जा सकते हैं, सी पर भी जा सकते हैं, डी पर भी जा सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस किन के मध्य करवा रहा है, बी के मध्य, तो वो परागकण कहाँ जाए, बी पर ही जाए, इसलिए इसने उसे सी और डी को क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। यानी उसने मतलब संकरण तकनीक बहुत शानदार की, इसी के कारण वो सफल रहा। ताकि ऐसा ना हो कि सी और डी के परागण आ जाए, यहाँ पर सी के परागण बी पर आ जाए, डी ए के परागण डी पर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया, कवर अप कर दिया। ये थी उसकी संकरण तकनीक, बहुत शानदार संकरण तकनीक थी, इसलिए इतना सफल रहा। ये थे मेंडल की सफलता के कारण। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो मेंडल ने आगे एक और टॉपिक है, एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति, ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, वैसे के वैसे आपको पढ़ना है। देखिए कैसे, इस संकरण में मेंडल ने लंबे तथा बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी का। मेंडल ने क्या किया, बौने और छोटे लंबे और बौने पौधे के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाकर इनसे जो बीज उत्पन्न होंगे, इनसे जो बीज उत्पन्न हुए उसको इसने बो दिया, बीजों को क्या किया, बो दिया, उगा दिया। उगाकर प्रथम जो पीढ़ी प्राप्त करी, उन बीजों से जो पीढ़ी प्राप्त हुई, जो नए पौधे उत्पन्न हुए, उसने इस पीढ़ी को नाम दे दिया F1। ठीक है, ये जो F1, उसने कहा कि जो जितने भी F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वो सारे क्या थे, पौधे लंबे तथा जनक के समान थे। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 पौधों का स्वपरागण करवाया तो उसने देखा कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बोने थे। F2 पीढ़ी में कुछ पौधे क्या थे, बोने थे, लेकिन F1 पीढ़ी में तो बोने नहीं थे। तो ये ऐसे किस कारण हुआ, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। F2 पीढ़ी में लंबे पौधे कितने थे, 75%, और बौने पौधे कितने थे, 25%, लेकिन F1 पीढ़ी में तो 100% थे। अब क्यों थे वो देख लीजिए आप। इन प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, अभी देखिए, इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसने इसे कारक कहा। उसने कह दिया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसे कारक कह दिया, फैक्टर कह दिया। और वो क्या करती है, नई पीढ़ी में कुछ परिवर्तन लाने का काम करती है। इसी के कारण कुछ पौधे बोने, और 25% पौधे बोने हैं और 75% लंबे हैं। उसने इसको कह दिया कारक। कारक को वर्तमान में जीन कहा जाता है। जीन क्या है, अनुवांशिकता की इकाई है। ठीक है, जीन में क्या होती है, लक्षण अभिव्यक्ति की सूचना निहित होती है। मतलब क्या हुआ कि कौन सा लक्षण प्रकट होगा किस टाइम पर, वो किस में होती है सूचना, सारी जीन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये था मेंडल की एक जीन की वंशागति। अब थोड़ी इस मेंडल की शब्दावली है, उसे पढ़ लेते हैं। जीन को आपने पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया, पहला शब्द। दूसरा है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी आप देखिए, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एक लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। सीधी सी बात, अभी बताएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया लंबाई। बेसिकली सबने ही पढ़ रखा होगा मेंडल के बारे में, छोटी क्लासेस से ही आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो ये है पादप की लंबाई को लिया, तो एक तो टी है, कैपिटल टी है, जो कि लंबे को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल टी है, वो बोने को व्यक्त कर रहा है। अब ये दोनों जो है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों साथ में मिलकर क्या है, युग्म विकल्पी। अगर ये अकेला यहाँ पर टी होता तो इसे बोलते हैं विकल्पी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर देखिए, टी कैपिटल टी है जो कि लंबा है, स्मॉल टी वो बौना है, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो यानी हमने क्या कहा, एक लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। ये एक लक्षण को प्रकट कर रहे हैं कि पौधा तो लंबा ही होगा। लंबा क्यों होगा, क्योंकि लंबा टी क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। ये होता है युग्म विकल्प, यानी एक लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। तो अगली शब्दावली में अगला जो बिंदु आता है वो है समयुग्मनजी तथा विषमयुग्मनजी। अब समयुग्मनजी विषमयुग्मनजी क्या है, अभी हमने पढ़ा कि दो युग्म विकल्पी है, कैपिटल टी। यदि दोनों युग्म विकल्पी समान हो,
जैसे कैपिटल टी लंबाई के लिए होता है, तो लंबा लंबा दोनों ही लंबे। यदि दोनों युग्म विकल्पी, इस एक को बोलते हैं विकल्पी। अगर ये दोनों साथ आ गए तो मतलब युग्म विकल्पी। अगर ये दोनों समान हो, यानी ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी, तो क्या होगी ऐसी स्थिति? समयुग्मनजी होगी। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो स्मॉल टी हो तो भी वो स्थिति कौन सी होगी, यानी पादप क्या बना हो तो भी वो स्थिति कौन सी होगी? समयुग्मनजी। ये दोनों समान होने चाहिए, बस ये युग्म विकल्प समान होने चाहिए। या कैपिटल टी भी हो सकते हैं, स्मॉल टी भी हो सकते हैं, तो ये स्थिति होती है समयुग्मनजी। विषम युग्मनजी स्थिति क्या है? इसके विपरीत हो जाएगी यदि दोनों विकल्पी असमान हो। जैसे यहाँ पर एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। अब कैपिटल टी तो लंबे को व्यक्त कर रहा है, स्मॉल टी बोने को व्यक्त कर रहा है, तो ये स्थिति कौन सी होती है? विषम युग्मनजी। अगला है जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसमें अंतर भी पूछा जाता है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। तो जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप क्या होता है? तो जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप शब्द का प्रयोग फिनोटाइप बोलते हो, और जीनोटाइप बोलते हो जीन प्रारूप को, और फिनोटाइप बोलते हो लक्षण प्रारूप को इंग्लिश के अंदर। इनका प्रयोग किया था जॉनसन ने 1911 में। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ये दोनों तो आपने सुन रखे हैं। ये क्या है जी? ये कैपिटल आर कैपिटल क्या है? तो कैपिटल आर है बीज का आकार, जो कि गोल है, यानी राउंड है, यानी बीज कैसे हैं? गोल है। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होगा? यानी जीन को देखकर आप पता लगा रहे हो कि पादप कैसा है, यानी जीन को देखकर आप अनुमान लगा रहे हो कि पादप कैसा है, लंबा है, बोना है, किस प्रकार का है, तो वो होता है जीनोटाइप। जैसे यहाँ पर है, ये सब जीनोटाइप है। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप में बाहर से देखकर ही पता लगा लिया जाता है कि पौधे की आकारिकी या बीज की आकारिकी या उस लक्षण की आकारिकी को देखकर ही पता लगा लिया जाता है कि पादप कैसा है। ठीक है, जीन संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी थोड़ा कम क्लियर हुआ, अभी हम इनमें अंतर देखेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आप देखेंगे। ठीक है, तो फिनोटाइप पहले जीन की बाहरी रचना जैसे आकृति, रंग, स्वभाव आदि, ये तो होता है फिनोटाइप में। यानी जीन की बाहरी रचना जैसे पादप की आकृति कैसी है, बीज की आकृति कैसी है, पादप का रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये होता है फिनोटाइप के अंदर। फिनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप में क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर किसी जीन का प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब किसी जीन का प्रतीक कैसा है। जैसे यहाँ पर प्रतीक ही तो व्यक्त किए हैं, इनको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि जीन का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो होता है जीनोटाइप। यह जीनों को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ज्ञात हो सकता है। ठीक है, जीनों को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे यानी बाहरी रूप से देखोगे तो आप पता लगा सकते हो कि इनका अनुपात कैसा होगा। अभी हम पढ़ेंगे अनुपात। ठीक है, उससे भी आप इसे ज्ञात कर सकते हो। इसको हम केवल परीक्षण संकरण से ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षण संकरण आगे आएगा। ठीक है, तो आप अभी याद रख सकते हो, इसको परीक्षण संकरण से ज्ञात कर सकते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? एक ही फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, मतलब एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप के अलग अलग फिनोटाइप्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लंबापन, अब लंबे तो ये भी होता है कैपिटल टी, और लंबा ये भी होता है कैपिटल डी स्मॉल टी। लेकिन आप जब इसका जीनोटाइप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो प्रॉपर लंबा है, मतलब इसमें सारे लक्षण ही प्रॉपर लंबे वाले हैं, कैपिटल टी है। लेकिन आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो आप पाओगे कि ये तो लंबा है पूरा, और ये क्या है? संकर लंबा है, मतलब इसमें एक बोनने वाला विकल्प भी है। ये देखिए आप, बोनने वाला लक्षण भी है, इसलिए ये क्या है? जीनोटाइप दृष्टि से संकर लंबा। और अगर हम देखें तो ये लंबा है बेसिकली फिनोटाइप के आधार पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाहरी आकारिकी को देखकर पता लगाया जाता है, जबकि इसमें आंतरिक अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर? जीनोटाइप के अंदर। ये था जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप फिनोटाइप। अब हम पढ़ेंगे एक और शब्द, इसका नाम है संकर। संकर क्या होता है? दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे प्राप्त संतति को संकर कहते हैं। दो विपर्यासी लक्षण, ठीक है, लंबा और बोना, इनके बीच में जब संकरण करवाया जाता है तो उनसे जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? वो संतति जो प्राप्त होगी
उन पौधों को क्या कहते हैं, संकर पौधे कहते हैं, मतलब क्रॉस से उत्पन्न हुए पौधे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे, उनको पूरा कर देंगे, और साथ ही हम आपके परीक्षण संकरण और जो परीक्षण संकरण होता है, एक होता है संकर पूर्व संकरण, इनको भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।